जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्लास 12 की मोलरिटी क्या होती है और मोलरिटी क्या होती है, दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंसी, इन सब के बारे में बात कर चुके थे। आज का जो क्वेश्चन मैंने उस दिन आपको दिया था कि व्हाट इज हायर, दैट इज 1 मोलर एंड 1 मोलर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि 1 मोलर और 1 मोलर में कौन ज्यादा होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया कि सर 1 मोलर इज हायर। यस, 1 molar is higher concentration than 1 molar. Why? Because 1 molar means 1 mole of solute dissolved in 1000 ml of solution. The solution contains solute and solvent. इट मीन्स दैट कि 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन 1000 ml। है कि नहीं भाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इसमें प्रेजेंट है, तो गारंटी है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा वो हमेशा 1000 से कम होगा। यहां देखते हैं 1 मोल इज dissolve in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्लियर है कि यहां पे क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम है। यहां पे 1 मोल डिसॉल्व है 1000 ग्राम, और यहां 1 मोल डिसॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट 1000 से कम में। तो किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा भाई? जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम होगा, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कहां पे कम होगा? हमेशा इसमें कम होगा या नहीं होगा? The amount of solvent is lesser in 1 molar than the amount of solvent in 1 molar. That's why 1 molar concentration is higher than the 1 molar concentration. मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट से देखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, इसलिए सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 मोलर 1000 से कम में डिजॉल्व होगा। तो जहां पे सॉल्वेंट कम होगा वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जैसे चीनी डिजॉल्व करना है, 500 ml में 100 ग्राम डिजॉल्व करें और 1000 ml में 100 ग्राम डिजॉल्व करें, किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है? कौन सा पानी ज्यादा मीठा होगा आपके लिए? 500 ml वाले में। वैसे यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 1000 से कम होगा, तो ये ज्यादा कंसंट्रेट होगा और ये लेस कंसंट्रेट होगा, क्योंकि यहाँ मिनिमम 1000 ग्राम होगा ही होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो डियर स्टूडेंट्स को समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन क्या आएगा? आप बोलेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन इज मोर हायर देन द, या 1 मोलर कंसंट्रेशन इज हायर देन द 1 मोलर कंसंट्रेशन बिकॉज इट इज डिफाइंड एज 1 mole of solute dissolved in 1000 ml of solution, other than 1 mole of solute dissolved in 1 mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent. It means that here the amount of solvent is always less than 1000, but here the amount of solvent is minimum is 1000, then the concentration is higher in that case. Clear? इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का है relationship between capital M, small m and D। कहेंगे D कैसे? तो कैपिटल M is the molarity, small m is the molarity and D is the density of the solution। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डी पता करेंगे। ठीक है, यहां पे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज, क्योंकि बार बार ये वर्ड आने वाले हैं, सपोज M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 is the mass of solute, W2 is the mass of solvent। ठीक है, इतनी चीज मान के करते हैं, है ना। and N is the number of moles of solute, ये N1 हो गया, और N2 is the number of moles of सॉल्व। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं।
तो आइए पहला पॉइंट स्मॉल एम की बात करते हैं ना। स्मॉल एम की बात करेंगे तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज N2। ये तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोला, सॉरी N1, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम, तो सॉल्वेंट का हो जाएगा W2 इंटू 1000। होगा या नहीं होगा? बोलिए भाई। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? N1 की जगह पे जाएगा, बताइए। यहाँ N1 की जगह पे हो सकता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो इसको आप ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि N1 इज इक्वल टू होता है W1 अपॉन M1, तो रख दीजिए वैल्यू, तो W1 अपॉन, या यूँ इसको रहने दीजिए, मत लिखिए, ऐसे रखते हैं, ठीक है, 1000, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा मोलरिटी इज इक्वल टू देखा जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर ml में है तो ये ग्राम में है तो ये हुआ, तो 1000 हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब ये है मोलरिटी, ये है मोलरिटी। यहाँ देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो ये N1 है, ये N1 है, तो दोनों को रख के डिवाइड कर दीजिए। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए रिएक्शंस जब डिवाइड करेंगे तो ये N1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये चला जाएगा, V ऊपर चला जाएगा, तो V इन ml अपॉन W2 इन ग्राम। नहीं हुआ? एक रिलेशनशिप तो ये आ गया, कहेंगे सर ये रिलेशनशिप तो आपने नहीं बनाया था। साफ साफ दिख रहा है यार, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है और वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, ये W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोलरिटी और मोलरिटी आप निकाल सकते हैं। एक रिलेशनशिप आपका ये होगा। ये कभी कभार इसमें न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में पूछ लेता है, क्योंकि बच्चे वही डेंसिटी और रिलेशनशिप रटे रहते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट W2 V2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। तो इस तरीके से पहला रिलेशनशिप आपके सामने समझ में आ गया। अब हमको डेंसिटी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर डेंसिटी के रिस्पेक्ट वाला सॉल्व कर। ये कैसे आया समझ में आया? 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम में और ये ml में, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू रखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वो ml में है कि ग्राम में है। तो इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। चलिए, अब सपोज करते हैं द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज d ग्राम पर ml, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखें। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया। इसके बाद क्या है? डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है हमको। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको क्लियर है कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मान लेते हैं कि d है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना भाई, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन में। अभी आपने जो रिलेशनशिप निकाला था डियर स्टूडेंट्स, m अपॉन m इज इक्वल टू, जो रिलेशनशिप आया था वो आया था v अपॉन w। यार इसमें किसी को प्रॉब्लम? ये तो आया था m अपॉन m इंटू v अपॉन d, ठीक है। तो v तो पता ही है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। आइए अब आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे कह लीजिए डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज Vm, डेंसिटी मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देन मास ऑफ सॉल्यूशन इज, जरा बताइए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट? मास बाय वॉल्यूम, हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा d इंटू b, तो हो जाएगा d, क्लियर। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट जरा बताइए। मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सॉल्यूट। क्यों, कहीं कैसे आया सर? भैया आप फार्मूला जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कहाँ से निकलेगा? N इंटू एम से। तो मास ऑफ देखिए मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया। मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा N इंटू एम, दैट इज N इंटू M1। किसी को प्रॉब्लम? ये हो गया। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट? डीवी। देखिए आप निकालिए डीवी। और मास ऑफ सोल्यूट क्या है? N इंटू एम। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर हो गया, इसी रिलेशनशिप में इस वैल्यू को उठा के पुट अप करना है। बाकी बहुत ही इजी है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू क्या आ रही है ना। तो पहले डीवी आया, ये एनएम1 आया, इसकी वैल्यू को ये लिखिए क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट था, वेट ऑफ सॉल्वेंट था। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे ये डीवी और एन इंटू एम1 ये उठा करके यहाँ पर देंगे। वी एम एल तो है ही है, रख करके सॉल्व करेंगे, वी रिलेशनशिप आ जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। मैंने फिर से लिख लिया क्या माना है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माना है डी ग्राम पर एमएल। ठीक। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? वी एम एल है ही है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डी इंटू वी, तो डीवी हो गया। मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू होता है वेट या मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हो जाएगा m1। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू m1। तो n इंटू m1 हो गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? इस सॉल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट सोल्यूट के मास को घटाएंगे तभी तो सॉल्वेंट का मास मिलेगा। तो वो रख दिया dv माइनस n इंटू m1, रख दिया, सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल ये पॉइंट क्लियर है। अब आइए, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो आपका फॉर्मूला बहुत इजी हो गया। m अपॉन कैपिटल M, v तो v ही रहेगा, अपॉन W2 की जगह पे क्या है? dv माइनस n इंटू m1। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इस इक्वेशन में ये जो मिला है आपको, यहाँ पे v इन ml है और ये dv है और n m1 है। अब आप इसको कर क्या सकते हैं? अब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम यहाँ ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में v से डिवाइड कर दें। ये हो जाएगा m अपॉन m इज इक्वल टू v बाई वी अपॉन dv बाई वी माइनस n m1 ये। ठीक है। अब देखिए v भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? m अपॉन m, मैंने v से डिवाइड किया ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो m अपॉन m इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन d माइनस n बाई वी m। हुआ कि नहीं हुआ? अब ऊपर और नीचे दोनों जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 अपॉन 1000। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m अपॉन कैपिटल M 1000 अपॉन 1000 d माइनस n बाई वी इंटू 1000 इंटू m1। ये तो हो जाएगा। चलिए, आपका रिलेशनशिप मिलने वाला डियर स्टूडेंट्स। पहले इतना पॉइंट नोट करिए। अगर आप फिर से एक बार ध्यान से देखिए तो रिलेशनशिप आपके सामने है m अपॉन एम वी। ये कहाँ से आया है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कैसे आया। ठीक, वैल्यू दी है, फिर क्या किया है? v से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद फार्मूला ये आया, इसमें 1000 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिया। अब फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ गई m अपॉन m इज इक्वल टू 1000 d 1000 d माइनस n बाई वी इंटू 1000। अगर हम इस बात की बात करें, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, दैट इज मोलैरिटी। है या नहीं है? जल्दी बताइए। मोलैरिटी है तो मोलैरिटी को से प्रिंट करते हैं, कैपिटल एम से प्रिंट करते हैं। हो गया रिलेशनशिप। m अपॉन m इज इक्वल टू 1000 माइनस 1000, ये 1000 अपॉन 1000 d माइनस m इंटू m1। ये रिलेशनशिप अभी मिला है। m अपॉन m इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1000 d माइनस m इंटू m1। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब इन्हीं की बात करते हैं मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ गया? स्मॉल m इज इक्वल टू हो गया कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन 1000 d माइनस m इंटू m1। आया कि नहीं आया?
यही रिलेशनशिप है डियर स्टूडेंट्स जिसपे की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस पे न्यूमेरिकल्स आता है। यहाँ पे स्मॉल m क्या है, मोलरिटी है। कैपिटल M क्या है, मोलरिटी है। कैपिटल M क्या है, मोलरिटी है। m1 क्या है, m1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, कैसे है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मेन पॉइंट देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। रिस्पेक्टफुली आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले ये रिलेशनशिप बहुत आसान है, दोनों को डिराइव करके डिवाइड कर देना है। फिर आपने क्या मानना है, डेंसिटी मानना है, मॉलिक्यूलर मास, आपको नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद फिर रख करके सॉल्व कर लेंगे, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। आई होप कि ये रिलेशनशिप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं फिर अगले पॉइंट पे। तो रिलेशनशिप क्या है इसको ऑब्जर्व करेंगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्मलिटी। क्या है, नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। लेकिन अगर यही सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको ml में दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में हमको समझना है। फिलहाल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, यहाँ पे अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ऐसे रहने दीजिए, लेकिन अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हो जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml होने पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ये है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इसकी यूनिट क्या होती है ना। पहले यूनिट देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है क्या नहीं है। चलिए सब पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में। अब क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूट होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता तो कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन यहाँ आ गया सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आइए पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे थे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास कर रहे थे, वैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। फिर एक नया क्वेश्चन आया कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है ना। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है ये, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर कि सर n क्या होता है। तो n इज डियर स्टूडेंट्स, n फॉर एसिड होता है बेसिसिटी, n फॉर बेस होता है एसिडिटी, और n फॉर सॉल्ट होता है नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली ये बात आई कि नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो सॉल्यूट नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं होते, वो कुछ डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n, और n क्या होता है, एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, बेस के लिए एसिडिटी होती है, और सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस दैट इज इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि सर ये बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयन, सॉरी नंबर ऑफ H प्लस आयन। जैसे मान लीजिए किसी एसिड में 2 H है, 2 हाइड्रोजन है, अब वो दोनों के दोनों आयनाइजेबल है। नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयन इज नोन एज बेसिसिटी। जैसे HCl है, HCl में कितने आयंस है 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ H2SO4 है, तो H2SO4 में n की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन 2 है, दोनों रिप्लेसेबल है तो 2 हो जाएगी। HNO3 में कितनी 3 है, 1 है, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। ऐसे ही एसिडिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस।
कितने नंबर ऑफ OH में से NaOH है, NaOH में कितने OH है, एक है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना है, होल ट्वाइस है, 2 है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो एसिडिटी बेस के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है और बेसिसिटी एसिड के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, और डिपेंड करती है, बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन एंड एसिडिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस। क्लियर है। अब नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस के बारे में भी बात करते हैं डिटेल में। तो इक्विवेलेंट मास कैसे, पहले जब भी आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा तो पहले आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए आपको पहले इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, फिर उसके बाद फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको क्या दिया होगा, मास एब्सोल्यूट दिया होगा, तो पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, तब आप यहाँ वैल्यू रख पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखना है। लेकिन ये तो इक्विवेलेंट मास के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे क्योंकि फार्मूला लिखा हुआ है तो यूनिट भी देख लेते हैं ना। यूनिट देख लीजिए, यूनिट आपके सामने है। यूनिट हो जाएगी, जैसे वहां पे मोल था तो मोल लिखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम की, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर, है ना। यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हो जाएगी यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगला पॉइंट यही देख लेते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, है ना। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने में वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब टेम्परेचर और नॉर्मलिटी का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे मोलरिटी का था। तो कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, और व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, तो बोथ आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड इन सिमिलर वे। देखिए टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा, नॉर्मलिटी बढ़ गई, नॉर्मलिटी घट गई। वैसे ही मोलरिटी में होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, मोलरिटी घट जाती है। तो ये दोनों की बात क्लियर करिएगा। अगर पूछे कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी कब बराबर हो जाएगा, तो मोलरिटी वाला याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो मोलरिटी becomes equal to normality in that case when the number of gram equivalents become equal to the number of moles of solute। ये बात याद रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन है। मोलरिटी और नॉर्मलिटी ऐसे याद करिए, मैंने मोलरिटी और मोलरिटी बताया था, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा तब दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन आया बोर्ड में। वैसे ये क्वेश्चन कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा तो नॉर्मलिटी मोलरिटी के बराबर हो जाएगी। यूनिट क्लियर हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्लियर हो गया। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इक्विवेलेंट मास वाले पे, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपसे मैंने कहा कि 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है। आपसे बोला मैंने नॉर्मलिटी निकाल के दिखाओ डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालोगे आओ देखते हैं। तो पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स पता करना होगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए पहले ये देखिए NaOH है, यहाँ पे पहले N की वैल्यू कितनी होगी 1, ये बेस है, बेस की क्या होती है एसिडिटी 1 हो गई। तो पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास NaOH का क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास, तो Na का कितना होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 अपॉन कितना 1, दैट इज 40 अपॉन 1, दैट इज 40। क्लियर। अब मॉलिक्यूलर इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास तो निकल गया, 2 + 40 होता है NaOH का, है ना। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 और अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है 40, काट दीजिए 1/8 आया कि नहीं है, बोलिए 1/8 आया ना, आगे नहीं आगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, अब पढ़ें ग्राम इक्विवेलेंट 1/8 इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 इंटू क्या कर देंगे 1000। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा। ठीक है, ये तो एसिड के बेस के लिए हो गया। अब यही मान लीजिए एसिड के लिए होता है, तो किसी एसिड के लिए होता तो भी निकाल लेते, है ना। तो आज आपका जो होमवर्क है वो डियर स्टूडेंट्स है कि HCl HNO3 H2SO4 NaOH COH का होल ट्वाइस, है ना, इनका आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है ना। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास निकाल करके अगर इसमें देखिए 1 से डिवाइड किया, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा।
बहुत ही ईजी है ना। अब जैसे मान लीजिए NaCl की बात करें, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना, तो कहेंगे सर यहाँ पे तो Na प्लस OH माइनस हो जाए, Na प्लस और Cl माइनस होगा, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, देखिए +1 -1। तो यहाँ पे इनका आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसमें कितने से डिवाइड कर देंगे, 1 से। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगता है जहाँ पे आयनिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे अब K2SO4 हो जाए, तो K2SO4 को आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, 2K + SO4 - 2। यहाँ पे एक्सचेंज कितना, 2 × +1 - 2, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अपॉन कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐसे Al2SO4 का होल थ्राइस है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसको आयनाइज करिए तो 2Al + 3 + 3SO4 - 2। तो एक्सचेंज कितना हुआ, 2 3 = 6, 3 2 = 6, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो आयनिक सॉल्ट्स अगर दिए हुए हैं तो उनका एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल करके उनके मॉलिक्यूलर मास में जब हम किससे डिवाइड करते हैं, उस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं तो हमको इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। तो नॉर्मलिटी निकल जाएगी। इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 5NaOH, 5NaOH, इसका क्या मतलब है, जल्दी बता दीजिए। 5NaOH का मतलब होता है 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी मोलरिटी कब बराबर हो जाएंगे, क्लियर है, जब दोनों का न्यूमरेटर बराबर हो जाए, है या नहीं। मोलरिटी और मोलरिटी का बराबर हो जाएंगे जब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। ये सब क्वेश्चन बहुत देखिए है क्या कि ध्यान नहीं जाता है, और जब आता है क्वेश्चन दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलिटी और मोलरिटी, आज का जो आपका होमवर्क है, आज जो आपको टॉपिक खत्म करने, एक तो इसको खत्म करना है, ठीक है, और इनके भी इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिएगा। और दूसरा टॉपिक आपका है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, ये फाइंड आउट करके बताइएगा स्टूडेंट्स। कल का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे और शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इसके न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको एक दिन वीडियो से बनाकर पूरा न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है और आते हैं, तो उसे डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल अभी कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टॉपिक्स आपको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। आप अगर क्लियर हो चुके हैं टॉपिक से तो रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, लाइक करिएगा। रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपका एप्रिसिएशन ही हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट ऑल्सो।